कू क्लक्स क्लैन या के एक हेट ग्रुप है जिसने अमेरिकन हिस्ट्री पर एक लंबी काली छाया डाली है। अपने व्हाइट रोब्स और हुड्स के लिए जाना जाने वाला क्लैन व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम पर डर और हिंसा फैलाने के लिए बदनाम है। 150 से ज्यादा सालों से क्लैन नफरत, डर और आतंक का एक सिंबल रहा है, जिसने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आज भी कंट्री को इफेक्ट करती है। क्लैन को ओरिजिनलाई 1865 में सिविल वॉर खत्म होने के ठीक बाद टेनेसी में फॉर्मर कॉन्फेडरेट सोल्जर्स के एक ग्रुप ने एस्टेब्लिश किया था। उनका गोल रिकंस्ट्रक्शन को रजिस्ट करना और साउथ में व्हाइट डोमिनेंस को मेंटेन करना था, जिसके लिए उन्होंने क्रूर टैक्टिक्स का यूज किया। अपने कोर में क्लैन इस झूठी और डेंजरस बिलीफ पर बेस्ड है कि गोरे लोग दूसरों से इनहेरेंटली सुपीरियर होते हैं। अपनी हिस्ट्री में क्लैन ने ब्लैक अमेरिकन्स के साथ साथ इमिग्रेंट्स, कैथोलिक्स, जूस और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया जिसे वे अमेरिका के अपने विजन के लिए खतरा मानते थे। क्लैन 3 मेजर वेव्स में आगे बढ़ा है। फर्स्ट, सिविल वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन एरा के दौरान, फिर 1920 के दशक में जब इसके मेंबर्स की संख्या लाखों में हो गई और यह पूरे कंट्री में फैल गया, और फिर से 1950 और 60 के सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान जब इसने रेशियल इक्वालिटी के एफर्ट्स का वायलेंटली अपोज किया। हर बार जब क्लैन फिर से उभरा तो उसने अपने मैसेज को टाइम के हिसाब से अडेप्ट किया, लेकिन उसके मेथड्स सेम रहे। जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ इंटिमिडेशन, थ्रेट्स और वायलेंस। क्लैन क्रॉस बर्निंग, लिंचिंग और आतंक के दूसरे एक्ट्स के लिए नोटोरियस हो गया, जिनका मतलब पूरी कम्युनिटीज को साइलेंट मेकना और फिरना था। उनके एक्शन से गहरे घाव हुए जो आज भी महसूस किए जाते हैं। क्लैन की हिस्ट्री को समझना अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए चल रहे स्ट्रगल को समझने के लिए जरूरी है। इक्वालिटी की लड़ाई को हमेशा भयंकर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसने ब्रेवरी और सॉलिडेरिटी के इनक्रेडिबल एक्ट्स को भी इंस्पायर किया है। ये सिर्फ नफरत और वायलेंस की स्टोरी नहीं है, बल्कि रेजिलियंस और उन लोगों की करेज की भी है जो क्लैन के खिलाफ खड़े हुए, अक्सर बड़े पर्सनल रिस्क पर। क्लैन और उन लोगों के बारे में जानकर जिन्होंने इसका रेजिस्टेंस किया, हमें यह गहरी समझ मिलती है कि जस्टिस और इक्वालिटी की लड़ाई क्यों जारी रहनी चाहिए और कैसे पास्ट के लेसन हमें एक बेहतर फ्यूचर की ओर गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हिस्ट्री और सोशल जस्टिस पर और कंटेंट के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें इम्पोर्टेंट स्टोरीज शेयर करना जारी रखने में हेल्प करता है। पहला कू क्लक्स क्लैन 1865 में शुरू हुआ था, जो गृहयुद्ध के अराजक दौर में उभरा था, ऐसे समय में जब दक्षिण हार और बड़े सोशल चेंज से जूझ रहा था। इसे पुलस की टेनेसी में पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिकों ने बनाया था। ऐसे लोग जो युद्ध हारने और गुलामी खत्म होने से गुस्से में और नाराज थे। जो एक सीक्रेट सोशल क्लब के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक हिंसक आतंकवादी संगठन में बदल गया, जिसने साउथ में व्हाइट डोमिनेंस को किसी भी तरह से बहाल करने की ठान ली थी। क्लैन का मेन गोल ब्लैक अमेरिकियों को वोट डालने, ऑफिस में काम करने या कोई भी असली पावर हासिल करने से रोकना था। उन्होंने ब्रूटल वायलेंस, धमकियों और इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करके ब्लैक सिटीजन्स और उनके सहयोगियों को लगातार डर में रखा। क्लैंसमैन अपने बदनाम सफेद रोब और हुड से छिपे हुए रात के अंधेरे में ब्लैक कम्युनिटीज पर हमला करते थे। उन्होंने स्कूल और चर्च जलाए, घर तबाह किए और उन लोगों को मार डाला जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए खड़े होने या रिकंस्ट्रक्शन का सपोर्ट करने की हिम्मत की थी। उनके आतंक का कैंपेन लगातार जारी रहा, जिससे पूरे साउथ में डर फैल गया और रिकंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस कमजोर पड़ गई। वायलेंस और इंटिमिडेशन ने ब्लैक राइट्स की रक्षा करने और क्षेत्र में व्हाइट कंट्रोल को फिर से स्थापित करने के फेफरल प्रयासों को खत्म करने में मदद की। एनफोर्समेंट एक्ट्स जैसे फेफरल कानून पास होने के बावजूद, जिनका मकसद क्लैन वायलेंस को रोकना और ब्लैक वोटर्स की रक्षा करना था, नुकसान पहले ही हो चुका था। क्लैन के एक्शंस ने अनऑर्गेनाइज्ड हेट और रेशियल टेरर के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया। 1870 के दशक के आखिर तक पहला क्लैन पब्लिक व्यू से गायब हो गया, कुछ हद तक सरकारी कार्रवाइयों के कारण, लेकिन आतंक और इंटिमिडेशन की इसकी लेगेसी इसके मेंबर्स के गायब होने के बाद भी बनी रही। उनके एक्शंस से बने निशान, जले हुए बिल्डिंग्स, बिखरे हुए परिवार और ट्रॉमेटाइज्ड कम्युनिटीज साउथ को कई जनरेशंस तक शेप देते रहे, जिससे गहरे घाव हुए जो आज भी महसूस होते हैं। क्लैन के आतंक, सीक्रेसी और अनऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के तरीके अमेरिका में फ्यूचर हेड ग्रुप्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गए।
जो आने वाले कई दशकों तक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स की टैक्टिक्स और आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते रहे। कू क्लक्स क्लैन 1915 में अमेरिकी मंच पर वापस आ गया। द बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म के रिलीज होने से इसे जबरदस्त बढ़ावा मिला और यह और भी ताकतवर हो गया। इस फिल्म ने, जिसने ओरिजिनल क्लैन को महिमामंडित किया और रिकंस्ट्रक्शन के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, पूरे देश में तहलका मचा दिया। यह भरे हुए सिनेमा घरों में चली और दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ी, जिससे रेसिज्म मिथकों और एक हिंसक अतीत के लिए उदासीनता को बढ़ावा मिला। इस सांस्कृतिक पल से प्रेरणा लेकर क्लैन तेजी से एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, जो अब केवल दक्षिण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में फैल गया था। यह दूसरा क्लैन बहुत ही संगठित और आधुनिक था, जिसने आक्रामक मार्केटिंग, विस्तृत अनुष्ठानों और रिक्रूटर्स के एक नेटवर्क का इस्तेमाल करके लाखों सदस्यों को जोड़ा। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए, बड़ी रैलियां की और तेजी से बदलते समय में चिंतित अमेरिकियों को जुड़ाव का एहसास मेकने का वादा किया। क्लैन की अपील ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंची। इसके सदस्यों में मध्यम वर्गीय पेशेवर, बिजनेस मालिक और यहां तक कि स्थानीय राजनेता भी शामिल थे। ऐसे लोग जो खुद को अमेरिकी मूल्यों को बनाए रखने वाले मानते थे। वे एक श्वेत प्रोटेस्टेंट पहचान और सामाजिक बदलाव के डर से एकजुट थे। क्लैन के निशाने भी बढ़ गए थे। उन्होंने अपनी नफरत केवल अश्वेत अमेरिकियों पर ही नहीं, बल्कि कैथोलिकों, यहूदियों, पूर्वी और दक्षिणी यूरोप से आए अप्रवासियों और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित की जो उन्हें एक समरूप अमेरिका के उनके विचार के लिए खतरा लगता था। जिसे भी गैर अमेरिकी माना जाता था, वह फिराने, धमकाने, हिंसा और बहिष्कार का निशाना बन जाता था। क्लैन ने देशभक्ति की एक संकीर्ण परिभाषा को बढ़ावा दिया, एक ऐसी परिभाषा जिसने लाखों अमेरिकियों को बाहर छोड़ दिया। अपनी बढ़ती संख्या के साथ क्लैन ने असली राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमदर्द पॉलिटिशियंसों को चुनने में मदद की और रेसिज्मी लावों को आगे बढ़ाया, जैसे कि 1924 का इमिग्रेशन एक्ट, जिसने अवांछित देशों से इमिग्रेशन को बहुत सीमित कर दिया। लेकिन क्लैन का तेजी से उदय उतनी ही तेजी से पतन में बदल गया। घोटालों, भ्रष्टाचार और उनकी हिंसा और आपराधिक गतिविधियों पर सार्वजनिक आक्रोश के कारण 1930 के दशक तक सदस्यों की संख्या में भारी गिरावट आई। दूसरे क्लैन के उदय और पतन ने यह दिखाया कि कैसे नफरत को फिर से पैक करके नई पीढ़ियों को बेचा जा सकता है, हर युग की चिंताओं के हिसाब से ढलते हुए। अमेरिकी समाज और राजनीति पर इसका प्रभाव गहरा और स्थायी था, जिसने आने वाले दशकों तक नस्ल, इमिग्रेशन और राष्ट्रीय पहचान के बारे में बहसों को आकार दिया। क्लैन का बहिष्कार और डर का संदेश तब नए दर्शकों तक पहुंचा, जब भी देश को अनिश्चितता या उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। अमेरिकी इतिहास में गूंजता रहा। भले ही सदस्यों की संख्या कम हो गई, लेकिन क्लैन के विचार और रणनीति बनी रही, एक ऐसी छाया छोड़ गई जो भविष्य के नफरत फैलाने वाले समूहों और आंदोलनों को प्रभावित करेगी। क्लैन की नफरत सिर्फ अश्वेत अमेरिकियों तक ही सीमित नहीं थी। उनका मुख्य विश्वास गोरे एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंटों की श्रेष्ठता में था। 1920 के दशक में क्लैन ने कैथोलिकों को निशाना बनाया, यह झूठ फैलाया कि वे अमेरिका के नहीं, बल्कि पोप के प्रति वफादार थे। यहूदी लोगों को यहूदी विरोधी साजिशों और हिंसा का सामना करना पड़ा। उन पर बैंकों और मीडिया को नियंत्रित करने का आरोप लगाया गया। दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के आप्रवासियों को नस्लीय रूप से हीन और गैर अमेरिकी माना जाता था। क्लैन के अभियानों के कारण बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन और भेदभावपूर्ण कानून बने। उनकी नफरत ने राष्ट्रीय नीति को आकार दिया, खासकर आप्रवासन प्रतिबंधों को। क्लैन ने हर दौर के डर के हिसाब से अपने निशाने बदले। उनके व्यापक बहिष्कार के संदेश ने पूरे देश में विभाजन को बढ़ावा दिया। क्लैन की पावर डर से आती थी। वो सिंबल और रिचुअल्स का इस्तेमाल करते थे कम्युनिटीज को फिराने के लिए। व्हाइट रोब्स और नुकीले हुड से मेंबरों की पहचान छुप जाती थी और वो एक फेसलेस भीड़ बन जाते थे। ये कॉस्ट्यूम्स उन्हें गोस्टली और अनस्टॉपेबल दिखाते थे, जिससे डर और बढ़ जाता था। 20th सेंचुरी में अपनाया गया जलता हुआ क्रॉस एक फिरावनी धमकी थी, न कि कोई धार्मिक सिंबल। लॉन पर जलता हुआ क्रॉस वायलेंस का वादा था और उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो व्हाइट सुप्रीमेसी को चैलेंज करते थे। सीक्रेट मीटिंग्स, मिस्टीरियस टाइटल्स और पब्लिक डिस्प्ले से पावर और मिस्ट्री का माहौल बनता था।
ये टूल्स ऑपोजिशन को साइलेंट करा देते थे और रेशियल हायरार्की को लागू करते थे। क्लैन के सिंबल हथियार थे जो टारगेटेड कम्युनिटीज में लास्टिंग ट्रॉमा छोड़ जाते थे। उनकी टैक्टिक्स से उनकी एक्चुअल नंबर से कहीं ज्यादा डर फैलता था। इन सिंबल्स की लेगेसी आज भी अमेरिकन मेमोरी को हॉन्टेड करती है। 1950s और 60s में क्लैन फिर से एक्टिव हो गया। सिविल राइट्स मूवमेंट का हिंसक विरोध करने लगा। अलग अलग लेकिन खतरनाक क्लैन ग्रुप्स ने एक्टिविस्ट्स, ब्लैक सिटीजन्स और डिसेग्रीगेशन सपोर्ट करने वाले किसी भी इंसान को अपना निशाना बनाया। बॉम्बिंग, आगजनी और मर्डर आम बात हो गई थी, खासकर बर्मिंघम, अल्बामा जैसी जगहों पर। क्लैन अक्सर लोकल अथॉरिटीज के सपोर्ट या उनकी अनदेखी के साथ काम करता था। उनका मकसद टेरर फैलाकर प्रोग्रेस को रोकना था, लेकिन मूवमेंट चलता रहा। क्लैन की हिंसा पर पूरे देश में फैले गुस्से ने सिविल राइट्स एक्ट और वोटिंग राइट्स एक्ट जैसे लैंडमार्क कानून बनाने में हेल्प की। FBI ने कई क्लैन ग्रुप्स में घुसपैठ करके उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन तब तक कई जानें जा चुकी थीं। सिविल राइट्स की प्रोग्रेस को रोकने में क्लैन की नाकामी ने एक्टिविस्ट्स को मिलने वाले रेजिस्टेंस की गहराई को दिखाया। उनकी हिंसा ने अमेरिका को अपने ही रेसिज्म का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल एक नेशनल कॉज बन गया। क्लैन के इतिहास में भयानक हिंसा की घटनाएं शामिल हैं। 1963 में बर्मिंघम के 16th स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च पर हुए बम हमले में 4 युवा लड़कियों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में सदमा फैल गया। सिविल राइट्स लीडर मेडगर एवर्स की एक क्लैंसमैन ने हत्या कर दी, जिससे एक्टिविज्म के जानलेवा खतरे सामने आए। 1964 में जेम्स चेनी, एंड्रयू गुडमैन और माइकल श्वर्नर की हत्याओं ने कानून प्रवर्तन के साथ क्लैन की मिलीभगत को उजागर किया। ये अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। हजारों लोगों को लिंचिंग, बमबारी और फिराने धमकाने का सामना करना पड़ा। क्लैन की हिंसा गोरे लोगों की श्रेष्ठता को लागू करने और समानता की उम्मीद को कुचलने के लिए की गई थी। इन कहानियों को याद करने से पीड़ितों और उनका विरोध करने वालों के साहस का सम्मान होता है। नस्लवाद का मानवीय मूल्य वास्तविक और स्थायी है। ये दुखद घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि नफरत के खिलाफ सतर्कता क्यों जरूरी है। न्याय की लड़ाई जारी है। आज क्लैन अपने पुराने रूप से बहुत छोटा और कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी मौजूद है। आज के क्लैन ग्रुप्स इंटरनेट का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करते हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन क्लैन की विरासत अमेरिकी राजनीति में आज भी बनी हुई है। रिसर्च से पता चलता है कि 1960 के दशक में जहां क्लैन बहुत एक्टिव था, वहां की राजनीति बदल गई, जिससे नस्लीय नफरत और वोटिंग पैटर्न के बीच संबंध दिखा। क्लैन ने साउथ को बांटने में मदद की, जिससे आज भी राजनीतिक विभाजन बने हुए हैं। उनके विचार खत्म नहीं हुए हैं, वे बदल गए हैं और अब और भी चालाकी से आम बातचीत में शामिल हो गए हैं। आज के हेट ग्रुप्स क्लैन के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और सामाजिक तनावों का फायदा उठाते हैं। क्लैन की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई विभाजन और डर की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। इस विरासत को समझना एक बेहतर समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्लैन की कहानी रेजिस्टेंस की भी है। शुरू से ही ब्लैक अमेरिकन्स और उनके साथियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, अपनी कम्युनिटीज को बचाया और क्लैन की हिंसा को सबके सामने लाए। इडा बी वेल्स जैसे जर्नलिस्ट्स ने लिंचिंग को डॉक्यूमेंट करने और जस्टिस की डिमांड करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सिविल राइट्स एरा के दौरान एक्टिविस्ट्स ने ओन ऑर्गेनाइज किया, मार्च किया और टेरर का सामना हिम्मत और नॉन वायलेंस के साथ किया। सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर जैसे ग्रुप्स की लाइफ आर्शिप में लीगल बैटल्स ने क्लैन ऑर्गेनाइजेशंस को दिवालिया कर दिया और नए प्रेसिडेंट सेट किए। आज एजुकेशन, एक्टिविज्म और इक्वल राइट्स के लिए एडवोकेसी के जरिए स्ट्रगल जारी है। आम लोग कट्टरता को चैलेंज करते हैं और हिस्ट्री के लेसन सिखाते हैं। क्लैन से लड़ने वालों की लेगेसी हिम्मत और होप की पावर का एक सबूत है। अंधेरे में भी जस्टिस और इक्वालिटी की लड़ाई जारी रहती है। हमें याद रखना चाहिए, रेसिस्ट करना चाहिए और एक बेहतर दुनिया बनाते रहना चाहिए।